हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का साइंस का बुक है और इसका चैप्टर 1 मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है। भोजन कहाँ से आता है और अध्याय 2 है भोजन के घटक। ठीक है, तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजन के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अल्प मछली तथा सब्जियां हो सकती है। ये बता रहा है कि क्या क्या मतलब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1 में हम देखते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजक होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजक तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। जो ये 2.1 का जो सारणी दे रखा है इसमें देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं हम। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाया गया व्यंजक छाटिए। ये जो अध्याय 1 में था उसके बारे में बता रहा है कि क्रियाकलाप 2 में जो सारणी दिया था उसमें व्यंजक को छाटने के लिए बोल रहा है। ठीक है, व्यंजक जोड़िए तथा इसकी सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। अभी देखिए पढ़ते हैं इसको। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। बिल्कुल सही बात है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इसकी कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? नहीं, मतलब हम बता रहे हैं कि सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इसको 2.2 में लिखें। ये 2.2 का आपका यहाँ दे रखा है, इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलायक की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियाँ तथा एक डॉपर की भी आवश्यकता होगी। ये पता करने के लिए ये बता रहा है आपको कि जो हम खाते हैं उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, किसमें क्या है, किस चीज़ को खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, उसके परीक्षण के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलायक की आवश्यकता होगी और प्रश्नावली तथा एक डॉपर की भी आवश्यकता होगी, ये बता रहा है। ठीक है, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके
से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षण को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करें। देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ तक हो गया। आइए इसमें ये विभिन्न क्षेत्र और राज्यों के जो भोजन है, जैसे आपको पंजाब में बोला जाए, पंजाब में क्या फेमस होता है। तो देखिए अन्न जो है उसमें मक्के की रोटी बहुत फेमस होती है पंजाब में। दाल या मांस में राजमा, जो राजमा चावल खाते हैं पंजाब के लोग। सरसों दा साग तो फेमस है ही पंजाब का। और पंजाब के लोग जो है दही और घी बहुत खाते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका चावल, वहाँ पे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। अरहर की दाल तथा रसम जो चारू होता है उसका दाल। कुंदरू की सब्जी खाते हैं। अमट्ठा घी अचार ये फेमस है आंध्र प्रदेश में। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये वहाँ पे ज़्यादा लोग खाते हैं। पंजाब में मक्के दी रोटी, राजमा, सरसों दाल, दही घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरी तथा मटर घी ये क्या बोलते हैं, मट्ठा जो होता है घी दही का, घी अचार, ये सब फेमस है। अब यहाँ पे देखिए, या आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए तो बन जाएगा आपका आयोडीन का तनु विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। क्या बनता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन। अगर से पूछे कि कॉपर सल्फेट विलयन जो है वो किस चीज़ से बनता है, तो 100 मिलीमीटर आपका जल लगेगा और उसमें जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से बन जाता है आपका कॉपर सल्फेट विलयन। और यहाँ पे 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा जो है घोलने से हमें प्राप्त होता है क्या? कास्टिक सोडा विलयन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ये मंड का परीक्षण के लिए क्या क्या कैसे करते हैं। ये मंड का परीक्षण यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है। मंड का परीक्षण कैसे कहते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको थोड़ा सा मात्रा ले लेंगे। इसमें तनु आयोडीन, क्या हो रहा है, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। उस खाद्य पदार्थ के ऊपर तनु आयोडीन की जो विलयन होता है उसको 2 या 3 बूंद डालने पर क्या होता है, देखिए खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जब ये डालेंगे तो उसमें परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर वो नीला और काला हो गया तो समझिए उसमें मंड है। यहाँ पे देखिए बच्चे करके दिखा रहे हैं आपको। ये है तनु विलयन, ठीक है, तनु आयोडीन विलयन है जो इसने इस पे रखा है। जो खाद्य पदार्थ है 2-3 बूंद डाला। ये अगर काला और नीला हो जाता है तो समझ जाइए कि इसमें मंड उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन के लिए परीक्षण है कि जैसे कोई खाद्य पदार्थ है इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। उसको पहले चूर्ण जैसा बना लीजिए या फिर पेस्ट बना लीजिए। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दें। प्रखनली जो होती है उसमें डाल दें
और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिला दे, मिलाने को बोल रहा है। ठीक है। अब डापर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट बोल रहा है इसमें डालने के लिए। ठीक है। उसमें तनु आयोडीन विलेन बोला था मंड के लिए, इसमें क्या बोलता है प्रोटीन के लिए आप क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का विलेन डालेंगे, तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का भी विलेन डालने को बोल रहा है इसमें। प्रोटीन के लिए कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलेन डाल के अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। तो आपने क्या देखा है, क्या प्रखनली का पदार्थ यहाँ पे देखिए, ये इसमें डाल रहा है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाल रहा है प्रखनली में। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें बैगनी रंग का हो, अगर डाल के छोड़ देने पर उसको मिला के बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर उसमें बैगनी रंग है तो बैगनी रंग आ जाता है तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन है। अब यहाँ पे दूसरा खाद्य पदार्थ बता रहा है वसा। वसा किसी खाद्य पदार्थ में वसा है कि नहीं है उसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूट दीजिए। वही कूटने के मतलब पीसने का बोल रहा है यहाँ पे। देखिए ये बता रहा है कि इसमें क्या है, मंड, प्रोटीन, वसा। वैसे इस विधि से करके हम पता कर सकते हैं, आप घर पे भी इस विधि का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे है। और ये वसा के लिए बता रहे हैं ना आपको, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसको कागज पे ऐसे मोड़ के रख देंगे, तो उसको कूटेंगे तो अगर कागज में तेल तेल चिपचिपा सा हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि इसमें वसा है। ठीक है। तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। उसके बाद कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चल जाएगा कि खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं है। ठीक है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। ये हमसे पूछ रहा है, उसमें सारणी ये दे रखा है, इसमें हमें इस सब का परीक्षण करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है पर इससे जो होता है फैट ज़्यादा बढ़ता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसे, तो वसा से। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है किस किस चीज़ में मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, शकरकंदी हो गया, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सब जो है इस कार्बोहाइड्रेट में हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है इन सभी से। बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये देखिए आपका ए और बी में जो है वसा के कुछ स्रोत है, एक पादप स्रोत है, एक जंतु स्रोत है। ये वसा के है। ये है हमारा पादप स्रोत, जैसे मूंगफली हो गया, गिरी हो गया, तिल हो गया, इस सब में
ये पादप स्रोत है। इस सब में हमको मिलता है वसा। और ये जो हो गया जंतु स्रोत हो गया, मांस, मछली, अंडा, ये सब जंतु स्रोत हो गया, इससे हमें वसा प्राप्त होता है। यहाँ पे भी ए और बी करके दे रखा है। प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं पादप और क्या बोलते हैं जंतु। ये पादप में है आपका चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है, ठीक है। और ये पादप स्रोत है, ये है आपका जंतु स्रोत प्रोटीन में। मांस, मछली, पनीर, दूध और अंडा जो हो गया ये जंतु स्रोत हो गया प्रोटीन का। यहाँ पे भी दे रखा है, आपको देखते हैं विटामिन का। एक मिनट हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन होता है हमारे शरीर की रक्षा करता है कैसे से, तो रोगों से। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी और डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे शरीर, त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में मदद करता है। यहाँ पे बता रहा है विटामिन ए से क्या होता है, तो हमारी त्वचा और जो आँख होता है वो स्वस्थ रखता है विटामिन ए। और विटामिन सी जो होता है रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी जो है हमारे दांत और अस्थियाँ होती है उसके लिए होता है। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है विटामिन डी। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 आम चित्र 2.9 में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये बता रखा है। ये विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए किस किस चीज़ में मिलता है, तो आम में हो गया, गाजर, पपीता, इस सब में आपको विटामिन ए मिलता है। दूध हो गया, यहाँ पे क्या है मछली का जो तेल है उसमें भी विटामिन ए प्राप्त होता है। और ये देखिए विटामिन बी के बारे में बता रखा है। गेहूँ, चावल, यकृत से हमें क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन बी। और यहाँ पे विटामिन सी के बारे में बता रखा है। संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सबसे विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन डी का कुछ स्रोत बता रखा है। मछली, अंडा, दूध, ये दही है शायद, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। आयोडीन के कुछ स्रोत है। पालक हो गया, अदरक हो गया, मछली, ठीक है। फास्फोरस जो होता है उसके कुछ स्रोत है यहाँ पे। और केला हो गया, दूध हो गया, ये क्या दिखा रहा है आपको, चावल और गेहूँ। लोहे के कुछ स्रोत है। पालक, सेव और ये शायद अमरूद है। कैल्शियम के स्रोत है आपका दूध और अंडा, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की पूछ रही है कि हमारे शरीर भी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाते हैं। इन दिनों कोई भी सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। वो भी सूरज का जो प्रकाश होता है वो सुबह का जो किरण निकलता है तब, तो वो सूरज के प्रकाश से जो विटामिन डी निकलता है वो सुबह के समय निकलता है। वो जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर हम कहें कि दिन में हम धूप में बैठे रहें, विटामिन डी ले रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है खराब होता है, ठीक है। तो अगर आपको धूप में रहना है तो सुबह के समय जब सूरज की किरणें निकलती है उस समय आप धूप में रह सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषक मिलता है, विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के लिए कुछ स्रोत
को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। 2.10 ये आपका है, ये बता रहा है, ये जो सारा दिखा रहा है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा में अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी चावल और गेहूँ जो होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कमी होती है तो उसके लिए हमें चावल खाना चाहिए। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, जैसे दाल हो गया, आलू, ताजे फल, सब्जियां, इस सब में रुक्षांश प्राप्त होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जैसे कोई भोजन अगर नहीं पच रहा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? तो रुक्षांश। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान कर सकता है। अब क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो? ये बोल रहा है कि आपके घर में जो भी चीज़ सब्जी काटा छीला जाता है तो ऐसा कोई सब्जी या फल हो जिसमें आप उसको काट रहे हैं और पानी ना निकलता हो, तो ये बताना है यहाँ पे। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। ठीक है, यह संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में हम क्या क्या खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि आपके आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें क्या सभी पोषक तत्व उपस्थित है।
दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हो गया, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यहाँ पहेली है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही है। जैसे हम पालक होता है, पालक को कभी भी काट के नहीं धोना चाहिए, धो के उसके बाद उसको काटा जाए। आलू हो गया, सब्जी कोई भी सब्जी हो उसको पहले धो लीजिए, उसके बाद काटिए। सेव हो गया, कोई भी फल या सब्जी, ठीक है, क्योंकि उसको धोने के बाद उसमें जो भी विटामिन जो भी कुछ होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं, पानी से धुल जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, यानी पानी से बह जाते हैं। और बस इसमें अब थोड़ा सा ही है, यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ हानि पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी, जैसे टमाटर हम लोग डालते हैं सब्जी में, तो उसका विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है पकने से। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए सही नहीं है। जैसे इसमें बता रहा है कि हमें तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो तला हुआ चीज़ होता है उसमें ऊर्जा तो जल्दी मिलता है, पर वो हमारे पेट के लिए हानिकारक भी होता है, ठीक है। बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ रोज खा रहे हैं, जैसे रोज हम सब्जी चावल खा रहे हैं, दाल खा ही नहीं रहे हैं, तो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन की कमी हो जाएगी और फिर ये कमी होते एक रोग का रूप ले लेगी, ठीक है। तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो जाता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हम स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये इसमें बता रहा है कि विटामिन ई से क्या होता है, उसके लक्षण होते हैं। जो विटामिन ई से दृष्टिहीनता होता है। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए का कोई पोषक तत्व नहीं है तो उससे क्या होगा, हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई ना देना। ऐसा विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। उससे क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। क्या है, स्कर्वी से विटामिन सी। विटामिन डी से रिकेटस होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंतच्छा यानी दांत जो होता है वो कमजोर हो जाते हैं और अस्थियां भी कमजोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा, जिसे गायटर रोग गर्दन के पास होता है, फूल जैसा जाता है। यहाँ पे बता रखा है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से हो जाती है। लोहे को आरक्तता की कमी से कमजोरी, जिसे खून की कमी होती है उसे आरक्तता बोलते हैं, जो कि लोहे से होती है। संतुलित आहार के बारे में बता रखा है यहाँ पे। ये सारांश है, आइए पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक करती है। जैसे विटामिन का क्या काम होता है, तो विटामिन के जरिए हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अवस्था अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये आपका अभ्यास है, बनाना है आपको, ठीक है। मैंने आपका पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। चैप्टर 3 है तंतु से वस्त्र तक, तो कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन बनाइए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी, उसका एक अलग से वीडियो होगा, ठीक है। ये जो आपका 6 क्लास का 6, 7, 8 का साइंस हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे मैं सब कवर करा दूंगी। ये आपका सीटेट, मतलब ये समझ सकते हैं साइंस का जो बेस होता है, उसमें ये आपको बहुत बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का जड़ ही पता नहीं होगा तो आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। जब आपका बेस मजबूत होगा तब जाके आपको आगे चल के और भी आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए
और जो 6 क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अच्छा है। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाइए। अगर जो नहीं आता है, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बता दूंगी। वैसे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।